नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारे पॉइंट पहले पार्ट से संबंधित क्लियर कर लिए थे। अब हम इस पार्ट के दूसरे पार्ट में कुछ बातों को अपन देखेंगे। जैसा कि हमारा इस पार्ट का पहला पॉइंट है ठोस द्रव गैस में अंतर। तो देखो, ये जो प्रश्न है, ये जो पॉइंट है ठोस द्रव गैस में अंतर, ये इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको इन ठोस द्रव गैस में अंतर के बारे में आपको समझना है। पिछली वीडियो में हमने पदार्थ की अवस्था के बारे में जाना था कि भाई प्रकृति में पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्था होती? 3 अवस्था होती। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो ठोस द्रव गैस जो है वो पदार्थ की 3 अवस्था है। इन 3 अवस्थाओं के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। अब हम इसमें देखते हैं ठोस द्रव गैस में अंतर के बारे में। देखो, जब भी अंतर शब्द आए, भाई याद रखना, जब भी अंतर शब्द आए तो अंतर में याद रखना हमेशा आपको ब्लॉक बना के काम करना है। ब्लॉक का मतलब लाइन खींच के आपको तीनों के अंदर 2 का अंतर आए, 3 के अंतर आए, 4 का अंतर आए, तो आपको ब्लॉक बनाकर आपको अंतर लिखना है, न कि पैराग्राफ में। इससे नंबर कटने के चांसेस बढ़ते हैं। अब अंतर में हमने कुछ पॉइंट लिए। पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है हमारा आकार। भाई आकार के आधार पर हम ठोस द्रव गैस में कैसे अंतर कर सकते हैं उसके बारे में। तो आकार को हम जानते हैं, भाई आकृति शेप जो होती है उसके बारे में। जैसे देखो, ठोस का आकार जो होता है निश्चित होता है। अब निश्चित कैसे होता है, एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे मेरे पास एक ये शॉर्पनर है। ये शॉर्पनर क्या है? ठोस है। अब ये शॉर्पनर जब ठोस है तो इस शॉर्पनर को यदि मैं किसी प्लेट के अंदर रखूं तो भी इसका आकार जो है वो वैसा ही रहेगा। यदि मैं इसको किसी कटोरी के अंदर रखूं या थाली के अंदर रखूं या किसी फर्श के ऊपर रखूं, यानी इस शॉर्पनर को आप किसी भी स्थान पर रखो, ये अपने शेप को कभी चेंज नहीं करेगा। यानी ये जो इसका आयताकार शेप है वो आयताकार शेप ही रहेगा, क्योंकि ठोस अपने आकार को कभी चेंज नहीं करता है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। तो याद रखना, ठोस का आकार जो होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। जबकि द्रव के बारे में बात करें, आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि जैसे होली खेलते टाइम अपन क्या करते हैं कि भाई गुब्बारे में अपन पानी भरते हैं। अब पानी को गुब्बारे के अंदर भरोगे तो पानी का आकार गुब्बारे जैसा हो जाएगा। गर्मी के दिनों में हम पानी को फ्रिज के अलग अलग जो आइस क्यूब जो होते हैं, जहाँ पे अपन को आइस बनानी होती है, बर्फ़ बनाने होते हैं, तो उस क्यूब के अंदर अपन डालते हैं। तो उस क्यूब की जैसी स्ट्रक्चर, जैसी संरचना होती, आपका जो पानी है वो उसी इस शेप में बदल जाता है। तो इसका मतलब द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। जैसा पात्र होगा वैसा उसका आकार होगा। इसका मतलब द्रव का आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा। गैस का भी अनिश्चित होगा। भाई गैस को आपने गुब्बारे के अंदर भरा, गुब्बारे जैसा हो जाएगा। गैस को आपने किसी बंद चौरस स्क्वायर डिब्बे में भरा तो स्क्वायर जैसा हो जाएगा, वर्ग जैसा हो जाएगा, आय जैसा हो जाएगा। जैसा पात्र होगा वैसा गैस का आकार होगा। इसका मतलब आकार के आधार पर यदि हम देखें तो ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है और गैस का भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं आयतन के बारे में। आयतन में हमने पहले देखो, पहले वीडियो में हमने आयतन के बारे में जाना था। आयतन का मतलब स्थान गिरना। जैसे ठोस के बारे में, अब मैंने इस शॉर्पनर को वापस लेता हूँ। इस शॉर्पनर को एक तो मैं प्लेट के अंदर रखता हूँ, दूसरा मैं इसको थाली के ऊपर रखता हूँ, थाली के अंदर रखता हूँ, तीसरा अपन क्या रखते हैं इसको किसी टेबल के ऊपर। तो आप तीनों जगह पर देखोगे तो ये समान आयतन गिरेगा, यानी समान स्थान गिरेगा। और जब कोई ठोस समान स्थान गिरेगा तो इसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। तो इसका मतलब ठोस का आकार भी निश्चित और आयतन भी क्या होगा? निश्चित होगा। अब बात करते हैं द्रव की। देखो, द्रव को थोड़ा ध्यान से आप समझना। द्रव को ध्यान से समझने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं। आयतन का मतलब होता है स्थान गिरना। अब कई बच्चे कहते हैं कि द्रव का आयतन सर जो है वो अनिश्चित होता है क्योंकि वो अलग अलग स्थान गिरता है। आप कहोगे सर हम 1 गिलास पानी को थाली के अंदर रखोगे तो थाली के जितना स्थान गिरेगा। 1 गिलास पानी को यदि आप गिलास के अंदर रखोगे तो गिलास जितना पानी गिरेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो जैसा पात्र होगा उतना स्थान वो गिरेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्या करते हैं, 1 ड्रॉप लेते हैं, यानी 1 बूंद पानी लेते हैं। 1 बूंद पानी को अपन एक प्लेट के अंदर गिराते हैं। उसी 1 बूंद यानी उतनी मात्रा में 1 बूंद पानी को अपन किसी फर्श के ऊपर गिराते हैं और उतनी ही मात्रा में 1 बूंद पानी को हम किसी थाली के अंदर गिराते हैं। तो तीनों के अंदर जो पानी की जो मात्रा होगी या आयतन जो होगा वो क्या होगा? समान होगा। तीनों के अंदर उस ड्रॉप जो बूंद है उस बूंद ने समान स्थान वो गिरेगी, और जब समान स्थान गिरेगी तो आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। तो याद रखना, द्रव का आकार अनिश्चित होता है जबकि आयतन क्या होता है? निश्चित। बात करते हैं गैस की। गैस का आयतन आपको पता है अनिश्चित होता है। आप गैस को यदि कहीं से भी छोड़ोगे, भाई गैस को आपने प्लेट में छोड़ा, जैसे अगरबत्ती के धुएं को प्लेट में छोड़ो तो जितना स्थान होगा उतना फैलती जाएगी फैलती जाएगी। तो आपने देखा होगा कि भाई गैस का आयतन अनिश्चित होता है, वो जितना स्थान मिलेगा उसको वो फैलती जाएगी। जबकि जल के अंदर आप 1 बूंद को जहाँ जहाँ गिराओगे वो उसी स्थान पर रहेगी, फैलने की क्षमता उसमें नहीं होती, होती है लेकिन कम होती है। गैस में सर्वाधिक होती है। तो गैस का जो आयतन होगा वो क्या होगा? अनिश्चित। तो
तो आपको ये पता चल गया भाई ठोस है तो ठोस का आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित, गैस का आकार भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित, जबकि द्रव का आकार तो अनिश्चित होता है, जैसा पात्र वैसा द्रव होगा, आकार उसका वैसा होगा, और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। तो ये आपको 2 पॉइंट अपने क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट है संपीड़ता, ये इंपॉर्टेंट है। संपीड़ता का मतलब होता है कंप्रेस्ड करना, यानी कि किसी भी वस्तु पर दाब लगाकर उसके कणों को पास लाना। किसी भी वस्तु पर दाब लगाकर उनके कणों को पास लाने की क्रिया क्या कहलाती है, संपीड़ता कहलाती है। अब संपीड़ता की बात करें तो ठोस के बारे में, अब ठोस के बारे में अपन संपीड़ता, जैसे मेरे पास ये पेंसिल है, इस पेंसिल को मैं दबाता हूँ, दबाकर क्या इसके कणों को पास ला सकते हो क्या आप, नहीं ला सकते हो। आपके पास फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई ग्लास है, यानी कि कोई स्टील की ग्लास आपके पास पड़ी है पानी पीने के लिए, उसको आप उसके वॉल को, यानी उसकी जो भित्ति है उसको आप दबाने का प्रयास करो, क्या वो दबाकर आप उसके कणों को पास ला सकते हो क्या, नहीं ला सकते हो। क्यों, क्योंकि ठोस का जो संपीड़ता है, यानी कि दाब लगाकर कणों के पास लाने की क्रिया जो होती है नगण्य होती है। क्यों नगण्य होती है, क्योंकि ठोस के कण जो होते हैं वो अत्यधिक पास पास होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि आप उन कणों को और अधिक पास नहीं ला सकते, क्योंकि रिक्त स्थान होता ही नहीं, और जब रिक्त स्थान नहीं होगा तो उनके कणों को पास लाया नहीं जा सकता। तो ठोस का संपीड़ता जो होती है नगण्य का मतलब होता है न के बराबर, नेग्लिजिबल जिसको आप बोल सकते हो। द्रव के बारे में बात करते हैं। अब द्रव की आकार की तुलना करें या द्रव के कणों की तुलना करें तो यहाँ पर मैं एक थोड़ा चित्र बना देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। द्रव के कणों के बीच थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है, द्रव के कणों के बीच थोड़ा सा क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। अब जब रिक्त स्थान होगा तो आपको ऑब्वियसली है कि भाई उनके कणों को हम पास ला सकते हैं, लेकिन ठोस से अधिक, तो ठोस से अधिक किसका, द्रव की संपीड़ता होगी, लेकिन गैस से कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि गैस के कण जो होते हैं वो सर्वाधिक दूर दूर होते हैं, और जब गैस के कण सर्वाधिक दूर दूर होंगे तो मुझे बताओ इनके कणों को और अधिक पास लाया जा सकता है। तो संपीड़ता का मतलब दाब लगा कणों को पास लाने की क्रिया ठोस में सर्वाधिक कम होती है, कारण पूछ ले तो कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है। द्रव में रिक्त स्थान ज़्यादा होने के कारण ठोस से अधिक परंतु गैस से कम होगा, और गैस के अंदर सर्वाधिक संपीड़ता पाई जाती है। और इसी संपीड़ता के कारण कुछ गैसों के नाम आप सभी को पता है, अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, सीएनजी और एलपीजी। तो सीएनजी और एलपीजी संपीड़ता गुण के कारण आगे अपन लेंगे। फिर बात करते हैं विसरण के बारे में। विसरण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः ही फैलना। किसी भी पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः ही फैलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपने एक अपने घर के अंदर किसी कोने के अंदर अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती का धुआं जहाँ अधिक होगा वो कम की ओर दौड़ेगा। इसी प्रकार आपके घर में जैसे आप छत के ऊपर गए, छत पर आपका एक रूम बना हुआ है, उस रूम के अंदर आप गए और रूम के अंदर जाते ही आप खिड़कियाँ खोलते हो, खिड़कियाँ खोलते ही हम क्या देखते हैं कि उस खिड़की के बाहर जो हवा है वो तेज़ी से अंदर आती, तो अंदर उसको कौन लेके आए, ये दाब लेके आते हैं। बाहर हवा अधिक है तो ऑटोमेटिक अंदर कम की ओर आ जाती, तो विसरण कहलाता है। विसरण का मतलब फैलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, लेकिन विसरण तभी होगा जब एक सांद्रता अधिक होगी दूसरी कहाँ होगी, कम होगी। तो आप बताओ ठोस, भाई आप सोच लो जैसे फॉर एग्जांपल कि एक फर्श के ऊपर मैं एक चम्मच पानी गिराता हूँ, जब उस पहले अपन ठोस गिरा लेते हैं। ठोस के बारे में बात करें तो एक चम्मच मैं उसके ऊपर क्या गिराता हूँ, रेत गिराता हूँ। तो एक चम्मच रेत को जब आप किसी फर्श के ऊपर गिराओगे तो उसके फैलने की क्षमता देखो। उसके बाद एक चम्मच पानी मिलाओ, यानी पानी गिराओ, जब एक चम्मच पानी गिराओगे तो उसके फैलने की क्षमता देखो। और फिर एक चम्मच जितना अपन यदि गैस अपन उसको फर्श के ऊपर गिराते तो आप मुझे बताओ सर्वाधिक फैलने की क्षमता का गुण किस में होगा, गैस के अंदर होगा। तो गैस के अंदर विसरण की क्षमता सर्वाधिक। ठोस द्रव की बात करें तो ठोस से अधिक होगी परंतु गैस से कम, जबकि ठोस में विसरण की क्षमता नगण्य होती है क्योंकि उसमें फैलने का गुण नहीं पाया जाता है। फैलने का गुण केवल पाया जाता है द्रव और गैस में, उसमें भी सर्वाधिक किसमें होता है, गैस के अंदर होता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं घनत्व। देखो घनत्व का मतलब होता है एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, भाई कोई भी आयतन है, एक निश्चित आयतन ले लेते हैं, जैसे 1-1 लीटर की 3 गिलास ले लेते हैं। अब उस 3 गिलासों के अंदर पहले में आपने रेत भरी, भाई 3 गिलास ली, उस 3 गिलास में पहले में आपने क्या भरी, रेत भरी, और रेत कितनी भरी, 1 लीटर जितनी। दूसरा गिलास आपने ली, उसके अंदर आपने क्या भरा, पानी भरा, और तीसरी गिलास आपने ली, उसके अंदर आपने क्या भरा, गैस भरा। तो मुझे बताओ एकांक आयतन में द्रव्यमान किसका अधिक होगा, भाई ठोस के कण अधिक आ रहे क्योंकि पास पास है, तो पास पास है तो अधिक आएंगे तो द्रव्यमान अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक होगा तो घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है। द्रव की बात करें तो द्रव के कण थोड़े दूर दूर होते हैं तो कम कण आएंगे, और कम कण आएंगे तो द्रव्यमान कम होगा, और जब द्रव्यमान कम होगा तो
क्या लिखेंगे, घनत्व ठोस से कम है जबकि गैस से क्या होगा, अधिक होगा। जबकि सबसे कम घनत्व होता है गैस का, क्योंकि गैस के कण जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इतना कम द्रव्यमान आएगा, इतना कम कण आएंगे कि भाई उनका जो घनत्व होगा वो क्या होगा, न के बराबर होगा। अब हमारा छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट कौन सा हमारा, अंतर आणविक आकर्षण बल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। तो अंतर आणविक आकर्षण बल का मतलब होता है अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। सबसे पहले ठोस की बात करते हैं। अब आपको पता है ठोस के कण बहुत अधिक पास पास होते हैं, भाई जहाँ कण अधिक पास पास होंगे उन कणों में जो आकर्षण बल होगा वो अधिक होगा, क्योंकि पास पास मजबूती से बंधे होंगे। जब मजबूती से बंधे होंगे तो मुझे बताओ ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। इस अधिकता के कारण ही आप ठोस के कणों को आसानी से तोड़ नहीं सकते हो। भाई आपको बोला जाए लोहे की रॉड है और उसको हाथ से तोड़ो, क्या तोड़ सकते हो क्या आप, नहीं, क्योंकि उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो सर्वाधिक होता है। उसी वजह से ठोस के कणों को आप तोड़ नहीं सकते हो, आसानी से अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आकर्षण बल सर्वाधिक। द्रव के कण थोड़े दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो आपको पता है कि भाई इनका जो आकर्षण बल है वो ठोस से कम होगा, जबकि गैस से क्या होगा, अधिक। जबकि गैस में आकर्षण बल जो होगा वो नगण्य होगा, क्योंकि गैस के कण इतने दूर दूर है कि वो एक दूसरे को अपने पास बांध नहीं सकते, इसलिए आप गैस को आसानी से अलग कर सकते हो, गैस के कणों को अलग कर सकते हो। तो ये 6 पॉइंट के साथ हमने ठोस द्रव गैस में क्या देखे, अंतर देखे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई एग्जाम के अंदर हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठोस द्रव गैस में कोई 4 अंतर लिखिए, कोई 5 अंतर लिखिए, ठोस द्रव गैस में अंतर लिखिए। तो ये अंतर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब मैंने इस अंतर में जो जो पॉइंट लिए थे उसमें से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट आपका कौन सा है, संपीड़ता। सबसे पहला पॉइंट है संपीड़ता, जिसको कंप्रेसिंग कहा जाता है। कंप्रेसिंग का मतलब होता है संपीड़ता। तो संपीड़ता की परिभाषा मैंने पहले ही बता दी, देखो क्या है, दाब लगाकर पदार्थ के कणों को पास लाने की क्रिया। भाई आप दाब लगाकर जब पदार्थ के कणों को पास लाओगे तो वो क्रिया क्या कहलाती है, संपीड़ता कहलाती है। इस संपीड़ता के कारण या इस संपीड़ता का जो एग्जाम्पल है वो आप इन 2 गैसों के रूप में देख सकते हो। एक तो सीएनजी, सीएनजी का पूरा नाम पूछा जाता है, 9th क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सीएनजी का पूरा नाम आप सभी को पता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी फॉर कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल, जी फॉर गैस। इसको हिंदी में बोला जाता है भी कंप्रेस्ड को संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब इसको क्यों बोला कंप्रेस्ड या सीएनजी का निर्माण या सीएनजी इसको क्यों बोला गया, तो कारण सुनना। भाई सी तो हटा दो, सी का मतलब होता है संपीड़ता, दाब लगाकर पास लाना, लेकिन मुख्य रूप से ये गैस कौन सी है, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। तो याद रखना जब इस प्राकृतिक गैस को अधिक दाब के साथ, जब इस प्राकृतिक गैस को अधिक दाब के साथ, जैसे एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं, जैसे यहाँ पर एक गैस भरी हुई जिसके कण क्या है, बहुत दूर दूर है। अब अपन ऊपर क्या करते हैं, किसी जैसे इंजेक्शन में आपने देखा होगा जो स्टिंग पंप लगा होता है उसकी वजह से अपन क्या करते हैं, इंजेक्शन के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर भी इस पंप के थ्रू अपन क्या करते हैं, इस गैस के कणों को पास लाते हैं। जैसे आप इस स्टिंग को नीचे की ओर लेके जाओगे, भाई जैसे इस स्टिंग को नीचे की ओर लेके जाओगे तो आप क्या देखोगे कि ये कण धीरे धीरे कहाँ आएंगे, पास आएंगे। और मुझे बताओ जब ठोस के कण पास आएंगे, जब ठोस के कण पास आए, माफ कीजिए, जब गैस के कण पास आएंगे, क्या थी अपने पास थी गैस। जब गैस के कणों को आप दाब लगाकर पास लाओगे तो मुझे बताओ वो किसके अंदर बदल जाएगी, वो आपकी बदल जाएगी एक प्रकार से द्रव के अंदर। अब वैसे तो ये गैस जो है सीएनजी गैस के फॉर्म में रहती है, तो आपने क्या किया, दाब लगाकर, जैसे सिलेंडर है फॉर एग्जांपल, भाई अपन लेते हैं एक आपके पास कोई गैस का सिलेंडर है। अब उस सिलेंडर की क्षमता है फॉर एग्जांपल 100 लीटर, कितनी सिलेंडर की क्षमता है, 100 लीटर है। अब आप उसको उस सिलेंडर में नेचुरल गैस भर रहे हो। अब नेचुरल गैस को सिलेंडर की 100 लीटर क्षमता है, 100 लीटर ही भर सकते हो, लेकिन नहीं, आप इस नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड करके यानी संपीड़ित करके आप उसके अंदर 500-600 लीटर गैस को भर सकते हो। बहुत अधिक दाब के साथ उन गैसों को आप भर सकते हो। क्यों, क्योंकि गैसों के अंदर संपीड़ता सर्वाधिक पाई जाती है। तो संपीड़ता के कारण ही सीएनजी गैस का नाम जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हुआ, यह आप सभी को पता होना चाहिए। इसी प्रकार एलपीजी गैस, एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसी प्रकार इस एल को हटा दीजिए, लेकिन ये मुख्य गैस कौन सी है, पेट्रोलियम गैस। अब पेट्रोलियम गैस कहाँ से अलग की जाती है, तो पेट्रोलियम पदार्थों से। भाई आप सभी को पता है पेट्रोलियम हमारा खनिज पदार्थ है जो हमें भूमि के अंदर से प्राप्त होता है। जब भूमि के अंदर से इन पेट्रोलियम पदार्थों को बाहर निकाला जाता है तो एक गैस मिलती है जिसे पेट्रोलियम गैस कहता है। इस पेट्रोलियम गैस को भी क्या किया जाता है, अधिक दाब के साथ संपीड़ित किया जाता है। और जब अधिक दाब के साथ आप इस गैस को संपीड़ित करोगे तो ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। क्योंकि गैस जो है उसके कण दूर दूर होते हैं और संपीड़ित करके जब पास लाओगे तो किस में बदल जाएगी, द्रव में। इसलिए इसको बोला जाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। कारण सभी को पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। तो एलपीजी को लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्यों कहते हैं,
क्योंकि जब पेट्रोलियम गैस को अधिक दाब के साथ संपीड़ित किया गया तो गैस के कण पास आ जाने के कारण वो किस में बदल गए, द्रव में बदल गए, इसलिए इसे द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं आगे कि भाई संपीड़ितता का ठोस द्रव गैस के अंदर आपको बढ़ता या घटता क्रम आपको पूछ सकते हैं कि भाई ठोस द्रव गैस में संपीड़ितता का क्रम बताइए, बढ़ता क्रम बताइए, घटता क्रम बताइए। तो देखो आप सभी को पता है संपीड़ितता का मतलब होता है कणों पर दाब लगाकर उनके पास लाने की क्रिया। अब मुझे बताएं कहाँ कण दाब लगाकर आसानी से पास आ सकते हैं, जहां पर दूरी अधिक हो, और अधिक दूरी कहाँ होती है, गैस के अंदर। तो गैस के अंदर संपीड़ितता सर्वाधिक होगी, फिर इसकी तुलना में द्रव के अंदर, और फिर सबसे कम ठोस के अंदर। तो सर्वाधिक संपीड़ितता गैस, सबसे न्यूनतम संपीड़ितता ठोस के अंदर होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रहे। अब आता है अगला पॉइंट हमारा विसरण। अब विसरण का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बता दिया आपको, किसी भी पदार्थ का अधिक सांद्रता से स्वतः ही कम सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो कोई भी पदार्थ हो वो हमेशा अधिक सांद्रता से स्वतः ही कम सांद्रता की ओर गति करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। अब विसरण का मतलब फैलना। अब मुझे बताओ फैलेगा कौन, जिसके कण दूर दूर होंगे। अब आपको पता है कण दूर या फैलने की जो क्षमता होती है वो गैसों में सर्वाधिक होती है। इसीलिए मैंने बोला था कि भाई आपने एक छोटे से बंद डिब्बे के अंदर एक अगरबत्ती का धुआं भर के लेके आए और उसको आपने डिब्बे को खोल दिया कमरे के किसी एक कोने में, तो वो पूरी सुगंध उस कमरे के अंदर फैल जाएगी, क्योंकि गैस के अंदर फैलने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। तो विसरण गैस में क्या होगा, सर्वाधिक होगा। गैस के बारे में बात करें तो गैस में विसरण क्या होगा, सर्वाधिक होगा। उसके बाद विसरण की प्रक्रिया द्रव के अंदर उसमें कम हो जाएगी और ठोस के अंदर सबसे कम। तो विसरण के अंदर भी जो क्रम होगा ठोस द्रव गैस का वो संपीड़ितता के अनुसार ही होगा, गैस सर्वाधिक, द्रव उससे कम, ठोस कम। तो ये विसरण के बारे में बात की अपन ने। अब अपन बात करते हैं आगे घनत्व की। अब हम आगे बात करते हैं घनत्व की। तो घनत्व के बारे में यदि अपन बात करें तो घनत्व का मतलब होता है एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एकांक आयतन का कोई यूनिट वॉल्यूम आपने लिया है, उसमें जो द्रव्यमान उपस्थित होगा, जो भार उपस्थित होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, घनत्व बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। सूत्र क्या आता है, घनत्व को डेंसिटी बोला जाता है इंग्लिश में, तो D बराबर m द्रव्यमान बट्टा V आयतन। तो यहाँ पर हमने लिखा है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। अब आयतन को हमने क्या लिया है, एकांक। आयतन को हमने क्या लिया, एकांक। अब देखो इसको एक एग्जाम्पल के साथ अच्छे समझते हैं। आपने 3 बीकर लिए, तीनों बीकर का जो आयतन है वो कितना लिया आपने, 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर। तो मुझे बता इन तीनों का आयतन क्या हो गया, समान, एकांक आयतन। अब इसमें द्रव्यमान देखना, तो पहले बार आपने क्या भरी, रेत, दूसरे में आपने क्या भरा, पानी, तीसरे में आपने क्या भरा, धुआं। तो ये रेत ठोस है, पानी द्रव है, धुआं गैस है। तो मुझे बताओ 1 लीटर बीकर के अंदर आपने जो रेत भरी, उस रेत ठोस होने के कारण के कण पास पास होंगे तो इन कणों की संख्या अधिक होगी। जब कणों की संख्या अधिक होगी तो द्रव्यमान अधिक होगा, और जब द्रव्यमान अधिक होगा तो मुझे बताओ घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। तो सर्वाधिक घनत्व किसका हो जाएगा, ठोस का। फिर बात करते हैं द्रव के कण जो है वो ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर है। जब दूर दूर है तो मुझे बताओ कणों की संख्या ठोस की तुलना में कम आएगी, कणों की संख्या कम आएगी तो द्रव्यमान कम होगा, और द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व ठोस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आप बात करते हो धुएं की, गैस की, तो गैस के कण तो बहुत अधिक दूर दूर होते हैं। तो इतने कम कण यहाँ पर उपस्थित या यहाँ पर उपस्थित होंगे कि भाई गैस का जो घनत्व होगा वो सबसे कम होगा। तो घनत्व का जो आप क्रम देखोगे तो ये विसरण और संपीड़ितता से उल्टा होगा, ठोस सर्वाधिक, द्रव उससे कम, और गैस सबसे कम। तो सर्वाधिक घनत्व होता है ठोस का, सबसे कम घनत्व होता है आपके गैस का। तो ये पर्टिकुलर आपको इसका क्रम भी पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक नोट की, जो कि इंपॉर्टेंट है। नोट लिखा हुआ, घनत्व के कारण ही कोई वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर तैरती है या डूबती है। भाई घनत्व ही हमें बताता है कि वस्तु तैरेगी या डूबेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया एक बीकर, इस बीकर के अंदर आपने क्या भर दिया, पानी भर दिया। क्या भर दिया, पानी। अब पानी भरने के बाद इस बीकर के अंदर आपने अलग अलग स्थानों पर, यहाँ पर तो आपने रखा लकड़ी का टुकड़ा यानी कॉर्क, यहाँ पर आपने क्या रखा, कॉर्क, जिसको बोला जाता है लकड़ी का टुकड़ा, और यहाँ पर आपने रखी कील, यहाँ पर आपने क्या रखी, कील। तो एक तरफ तो आपने रखी कील और दूसरी तरफ आपने रखी लकड़ी का टुकड़ा। अब मुझे बताओ कौन सा इसमें से तैरेगा और कौन सा डूबेगा। ये क्या लिखा हुआ, पानी। भाई ये भरा हुआ पानी। तो आप कहोगे सर कील जो है वो डूब जाएगी और जो कॉर्क है वो पानी में तैरेगा। अब ये क्यों हुआ, इसका क्या कारण है। तो हम क्या बोलेंगे, कील का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से अधिक है। मुझे बताओ भाई कील ठोस है और ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होगा, और जब इसका घनत्व अधिक होगा तो द्रव्यमान अधिक, और द्रव्यमान अधिक होगा तो ये वस्तु पानी के अंदर डूब जाएगी, यानी कील पानी में डूब जाती है, क्योंकि कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है।
अब आप कहोगे सर कॉर्क भी तो ठोस है, इसका घनत्व भी तो पानी से अधिक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कॉर्क के यानी लकड़ी के टुकड़ों के बीच में आपने देखा होगा रिक्त स्थान होता है, छिद्र होते हैं, और छिद्र होने के कारण इसमें क्या आ जाती है, वायु। और वायु आती है, आपको पता है इसका घनत्व पानी की तुलना में कम हो जाएगा, और कम होते ही फिर क्या होगा, ये कॉर्क पानी की सतह पर तैरेगा। तो इस बात से हमें सीधा पता चलता है कि कोई वस्तु डूबेगी या तैरेगी वो किस पर निर्भर करता है, घनत्व पर। तो घनत्व ही हमें बताता है कौन सी वस्तु तैरेगी और कौन सी डूबेगी। तो यहाँ तक हम इस दूसरे पार्ट में जो हमने ये चर्चा की है, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो कौन कौन से। पहला प्रश्न आपको पूछ लेते हैं, ठोस द्रव एवं गैस में अंतर लिखिए। ठोस द्रव गैस में क्या लिखिए आप, अंतर लिखिए। ये पहला प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, ठोस द्रव गैस में अंतर लिखिए। दूसरा प्रश्न आपको ये पूछ सकते हैं, सीएनजी व एलपीजी का पूरा नाम। सीएनजी व एलपीजी का पूरा नाम। तो सीएनजी व एलपीजी का पूरा नाम आपको यहाँ पूछा जा सकता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएनजी एलपीजी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। सीएनजी एलपीजी का पूरा नाम। तीसरा आपको ये पूछ सकते हैं संपीड़ितता। तीसरा आपको ये पूछ सकता है संपीड़ितता, विसरण एवं घनत्व। संपीड़ितता, विसरण एवं घनत्व की परिभाषा क्या पूछ सकते हैं, परिभाषा। एवं इन तीनों से रिलेटेड आपको ठोस द्रव गैस में अंतर, या ठोस द्रव, ठोस गैस द्रव में क्या पूछ सकते हैं, आपको इसका सीक्वेंस पूछ सकते हैं, इसका क्रम पूछ सकते हैं कि किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। चौथा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपका कि भाई किस कारण या पदार्थ के ऐसे कौन से गुणधर्म के कारण कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर तैरती है या डूबती है, तो वो हम इसमें क्या लिखेंगे, घनत्व लिखेंगे। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठोस द्रव गैस में अंतर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, सीएनजी एलपीजी का पूरा नाम पूछा जाता है। सीएनजी एलपीजी का नाम सीएनजी एलपीजी क्यों पड़ा, ये भी आपको इसमें पता होना चाहिए। तो सीएनजी एलपीजी का नाम सीएनजी एलपीजी क्यों पड़ा, तो ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। संपीड़ितता, विसरण, घनत्व की परिभाषा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो हमारा इस प्रकार ये जो पार्ट हमारा पहला चल रहा है, इस पहले पार्ट का जो दूसरा पार्ट है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे की पदार्थ की कुछ अवस्था के प्रभाव पर पढ़ेंगे कि भाई पदार्थ की अवस्था पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, कुछ तापमान का प्रभाव पड़ता है, कुछ दाब का प्रभाव पड़ता है। तो उस आधार पर हमने अगले वीडियो के अंदर कुछ टॉपिक को अपन समझेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।